ये सरकार कितनी हितैषी है, जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते हो बताओ? जानना चाहते हैं। ये सरकार इतनी हितैषी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं। इनके एक मंत्री तो रोने लगे, बोले साहब हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा, सच हो रहा, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप कुर्सी में बैठकर क्या कर रहे हैं, निकम्मापन क्यों दिखा रहे हैं? इस्तीफा दीजिए, लात मारे सरकार को। अगर आपके मुख्य आपके मंत्री हैं और अगर मंत्री रहते बहन बेटियों के पर अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों बैठे हैं कुर्सी पे? आपको कुर्सी को लात मारनी चाहिए। इनकी तो आपकी जगह हम होते तो लात ही नहीं मारते, उस कुर्सी पे पेट्रोल डाल के उस कुर्सी को जला देते जिस कुर्सी को मदद नहीं करते। उनकी गलती नहीं है। मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं, मुसलमानों की बात तो पीछे भी कर दो, मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं कि वोट आपका लेंगे और थप्पड़ भी आपको लगाएंगे। मेरी बात को भी और आज तक शायद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों का मामला है, तो फिर तो थप्पड़ दलित पिछड़ों को खाना ही पड़ेगा। जब यहाँ कमजोर वर्गों के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म जातीय अत्याचार हो रहे हैं, उनका नौजवान तबका बेरोजगारी की मार सह रहा है, थाने कचहरियों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो तुझे कैसे नींद आ जाती है? तो क्यों सो रहा है? तो फिर मैं एकदम से आप जो धर्म के नाम पे वोट दे रहे हो, धर्म के नाम पे बेवकूफ बन रहे हो, जो धर्म के ठेकेदार चुनाव में आके आपको कहते हैं हमें वोट दे दो, 5 साल चुनाव के बाद आपकी बस्तियों में आते हैं कि ईमानदार से अपना हाथ उठा के बताओ, आते हैं क्या चुनाव के बाद? चुनाव के बाद आते हैं क्या? जब आपको अपने बच्चे के लिए फीस की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है, बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत होती है, जब आपको घर बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तमाम जरूरतें होती है। कोई आता है कि नेता आपके घर? बताओ मेरी माँ बहनों, बताओ मेरे भाइयों, आता है क्या? क्यों नहीं आता? वो सुना है ना आपने कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब मतलब निकल जाता है, जब आप वोट उनको दे देते हो, फिर हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं। वेरी गुड। हाँ, फिर यही बात आती है जब उन बड़े बड़े लोगों के दरवाजे आप जाते हो तो वो दरवाजे से आपको लौटा देते हैं कि जाइए अपने घर, आप कौन? हम आपको नहीं जानते। इसलिए बाबा साहब ने तो वोट आपको इसलिए दी, उनकी सोच ये थी कि जिनको सदियों तक कुर्सी पे बैठने नहीं दिया गया, जिनके फैसले लंबे समय दूसरे लोगों ने किए, जिनको उनके अधिकार नहीं मिले, उन शोषितों वंचितों को भी इस वोट के द्वारा राजकाज करने का मौका मिलेगा। आप महसूस करके देखो वोट की ताकत। आज वही चंद्रशेखर है जिसको अपमानित करते हुए पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती थी, आज आपके वोट की ताकत से, नगीना के लोगों के आशीर्वाद की वजह से लोकसभा में खड़ा होकर आपके हाथों के लिए, ये वोट की ताकत है मेरे लोगों। जो कल तक आंखों से गुर्राते थे, आज सम्मान से सलूट मारते हैं। ये आपकी वोट की ताकत। और अभी तो ये ताकत कम है मेरे साथियों। एक मौका उत्तर प्रदेश में आने दो, मेरी बात को आप याद रखना।
एक मौका उत्तर प्रदेश में मुझे सलूट मारे ना मारे, लेकिन हर एक गरीब को सलूट मारेगा। और जो आपको सताए उसका नाम संगठन को लिख के दे देना, उसका विशेष ख्याल रखेंगे। मेरी बात प्यारे साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, ये समय समय की बात है। 9 महीने का समय बाकी है। हो सकता है 9 महीने बाद ये नौजवान, ये सैलाब संकल्प लेके अगर काम कर लेगा तो हो सकता है हालात बदल जाएंगे। और जिनको आज परमिशन नहीं मिल रही है, उनकी परमिशन, उनकी सभा की व्यवस्था डीएम एसएसपी आके कराया करेंगे। प्यारे साथियों, बाबा साहब का लक्ष्य था कि हम, जो मैंने पहले कहा कि हमारे दुखों को हमारे सिवा कोई नहीं मिटा सकता। आपके जीवन में जो गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, जमीन नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तमाम परेशानियां आए, बाबा साहब कहते हैं कि इनकी अपनी समस्या को आप वोट की ताकत से मिटा सकते हैं। और मान्यवर काशीराम साहब तो और बड़ी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं जिनका राजकाज होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, उनको मूछे रखने में उनकी हत्याएं नहीं होती, उनकी गोलियां नहीं रोके जाती, उनके साथ जुल्म जाती नहीं होती, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार हो या नहीं तैयार हो बताओ? नहीं, आवाज कमाने जोर से बताओ। ये सरकार कितनी हितैषी है आपकी जानना चाहते हो? जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते हो? बताओ। ये सरकार इतनी हितैषी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं, मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, इससे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल था। जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे बना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम साहब के जयंती में जो छुट्टी थी वो छुट्टी कैंसिल कर दी, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भरवा के कमजोर वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रुलाए। वो पार्टी भी कह रही है कि हम भी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। प्यारे साथियों, तो परमिशन के लिए जाओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सरकार बाबा साहब अम्बेडकर का और आपकी भावनाओं का कितना सम्मान करती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और बाबा साहब की बात तो छोड़ो, अपनी बात तो छोड़ो, इनकी पार्टी में 2 दलित समाज के मंत्री हैं कैबिनेट के। एक ने कुछ दिन पहले कहा आगरा में कि साहब मैं 45 मिनट से बैठी हूं, कोई अधिकारी नहीं आया, कोई प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं हो रहा है। और दूसरे अभी आए थे एक और जगह पर और 45 मिनट तक कन्नौज में बैठे रहे और जिलाधिकारी दफ्तर में एसी की हवा लेते रहे और अपमानित होकर चले गए, तो फिर मजबूरी में फोन करने का दिखावा करते रहे। इस सरकार में दलित मंत्रियों की ये हालात है। जब इनकी सरकार में इनके मंत्रियों की इज्जत नहीं है तो आपकी क्या होगी, आप खुद ही समझ कर देखें। और आगे बढ़ाता हूं, अभी आप तक नई बात पहुंची होगी। इनके एक मंत्री तो रोने लगे, बोले साहब
हमारी बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा, सच है हो रहा, मैं भी मानता हूं। लेकिन आप कुर्सी में बैठ के क्या कर रहे हैं, निकम्मापन क्यों दिखा रहे हैं? इस्तीफा दीजिए, लात मारे सरकार को। अगर आपके मुख्य आपके 4 साल से आप मंत्री हैं और अगर मंत्री रहते बहन बेटियों के पे अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों बैठे हैं कुर्सी पे? आपको कुर्सी को लात मारनी चाहिए। इनकी तो आपकी जगह हम होते तो लात ही नहीं मारते, उस कुर्सी पे पेट्रोल डाल के उस कुर्सी को जला देते जिस कुर्सी पर मदद नहीं करते। रो रहे हैं कि साहब अन्याय हो रहा है। अन्याय करने वाले कौन है? अन्याय करने वाले कौन है? दलित समाज के मंत्रियों में भी हालात है, पिछड़े समाज के मंत्री तो रो रहे हैं। लेकिन यहाँ लखीमपुर खीरी में भी एक पिछड़े वर्ग के विधायक हैं। लखीमपुर खीरी में भी इतना बड़ा समाज, पूरे प्रदेश में 40 से ज्यादा विधायक, 10 के करीब सांसद, और थप्पड़ लगा बहुत जोर के, आपने देखा था। उनकी गलती नहीं है। मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं, मुसलमानों की बात तो पीछे भी कर दो, मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं कि वोट आपका लेंगे और थप्पड़ भी आपको लगाएंगे। मेरी बात को अभी और आज तक शायद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों का मामला है, तो फिर तो थप्पड़ दलित पिछड़ों को खाना ही पड़ेगा। वोट आपकी लेते हैं, वोट आपकी लेते हैं दलित पिछड़ों की, सरकार अपनी बनाते हैं और उस सरकार में आपके मंत्रियों को और आपके विधायकों को थप्पड़ मार मार के गाल सुझा देने का काम करते। ये है ये सरकार, जिस सरकार को आप कमजोर वर्गों की सरकार इसके कहे पे मानने लग जाते। प्यारे साथियों, इसलिए कह रहा हूं, मुझसे कई लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आप डरते नहीं हो, ये आपकी हत्या कर देंगे, ये आपको साजिश करके झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल देंगे। कई लोग कहते हैं आप रात को आपको फोन करते हो और जागे हुए मिलते हो, सोते क्यों नहीं हो? मैं आज आपको एक सच बता देना चाहता हूं। सुनना चाहते हो? जोरदार सुनना चाहते हो? हाँ सुनो फिर। मैं जब सोता हूं तो 4 से 5 महापुरुष मेरे सपने में आते। जैसे ही मैं सोता हूं, कभी कोई से कभी कोई से, एक गए, आंख लगी, दूसरे आ गए। कभी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आते हैं, कभी साहू जी महाराज आते हैं, फिर बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं, फिर मान्यवर काशीराम आते हैं, फिर मामना रामसु वर्मा आते हैं और बार बार मुझसे कहते हैं कि जब यहाँ कमजोर वर्गों के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर जुन जात के अत्याचार हो रहे हैं, उनका नौजवान तबका बेरोजगारी की मार सह रहा है, थाने कचहरियों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो तुझे कैसे नींद आ जाती है? तो क्यों सो रहा है? तो फिर मैं एकदम से जाग के खड़ा हो जाता हूं, फिर मैं उठकर बैठ जाता हूं। मेरे परिवार के लोग पूछते हैं क्या हो गया है, क्यों ऐसे अचानक उठे हो? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि अभी महापुरुषों का काम अधूरा है, उनके सपने अधूरे हैं, अभी सोने का नहीं जागने का समय मेरे लोगों। मैं आपको भी कह रहा हूं, वो बार बार मुझे झुलाते हैं, मेरे कपड़े खींचते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्यों नहीं कमजोरों को इनका अधिकार दिला पा रहे। हमने लोकतंत्र दे दिया, हमने संविधान दे दिया, हमने अधिकार दे दिए, संगठन बनाना सिखा दिया, लोगों को भाईचारा बनाना सिखा दिया, गरीबों की जोड़ के ताकत बनानी सिखा दी। फिर ऐसी क्या बात है कि आप लोग इस राजकाज को बना के इन गरीबों को इनके अधिकार नहीं दिला पा रहे? तो फिर मैं सोचता हूं कि बात तो उनकी सही। मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई कमी बाकी है तो हमारे संघर्ष में आप बता? कोई ऐसी कमी जिसके बाद इसको पूरा करना बाकी हो, जिसके बाद आप कमर कस लो और जिस तरह 8 घंटे पेट पालने के लिए संघर्ष करते हो,
तो 1 घंटा अगर आप दिन का निकाल के भाईचारा बनाने के लिए लोगों को जगाने का काम करते हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि 2027 में ही बदलाव हो जाएगा और नीले पटके वाला आजाद समाज पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता 5 कालिदास मार्ग में बैठेगा। मेरी बात को आप याद और किसान 5 कालिदास मार्ग में किसी किसान, कमजोर, दलित, पिछड़े, जाति के आधार पे नहीं, विचार के आधार पे। जाति वालों का तो मैंने आपको बता दिया कि डीएम नहीं आता, एसडीएम नहीं आता, एडीएम नहीं आता, एसएसपी नहीं आता और थप्पड़ खाने पड़ते हैं और मंचों पे रोना पड़ता है। जो बाबा साहब फूले, साहू, पेरियार, काशीराम साहब के विचार को मानने वाला हो, जब ऐसा आदमी, ऐसा आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी जब 5 कालिदास मार्ग में बैठेगी तो या बैठेगा तो मेरी बात को याद रखना, आपको किसी दफ्तर के बाहर जाके लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे लोगों को याद रखना, जिस काम के लिए आप दफ्तरों के बाहर लाइन लगाते हो वो काम करने के लिए अधिकारी आपके मोहल्ले में आके टेबल कुर्सी लगा के आपका काम किया करेगी। मेरी बात को आप याद रखना, ये चंद्रशेखर आजाद का वचन है आपको, ये वचन है चंद्रशेखर आजाद का आपको। जिन अधिकारियों के दफ्तरों में आप इस सरकार में आप पूरे दिन कागज लेके बैठे रहते हो और कोई सुनने वाला नहीं होता और अधिकारी बड़ा आदमी आता है, सीधा अंदर जाता है, मिल के चला जाता है और जब अधिकारी कमरे से बाहर निकलता तो घूरते हुए कि पता नहीं कहां से आते गरीब लोग। आज जिनको इस तरह का जुल्म सहना पड़ रहा है, जो कागज लेके यहाँ खड़े और वहां से रो रो के कह रहे हैं कि हमें बचा लो बचा लो, मैं उन सब गरीबों को कहना चाहता हूं, अगर आपने काम किया, नौजवानों याद करो, मैंने बताया ना, शहीद आजम सरदार भगत सिंह 24 साल के भी नहीं थे, करतार सिंह सराभा 19 साल के थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया और मेरी बात पे पहरा देके आपने काम किया, भाईचारा बनाया, एक एक वोट को तैयार किया, संगठित करके आजाद समाज पार्टी का बटन दबाया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी गरीब को किसी अधिकारी के दफ्तर के बाहर बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब वो गरीब, हालांकि समस्याओं का हल तो योजनाओं से हो ही जाएगा, लेकिन कहीं कोई घटना होगी तो उस जिले के अधिकारी चैन से नहीं सोएंगे, वो भी उसी हालात में रहेंगे जिस हालात में गरीब परिवार हमारे रहते हैं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, यहाँ गुलदार की बड़ी समस्या है या नहीं है बताओ? मेरे यहाँ पर भी उधर नगीना में है। आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले मैंने इस मामले को उठाया और मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार किस तरह हमसे भेदभाव करती है। गौर से सुनो, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को गुलदार कुछ नहीं कहता, नहीं कहता ना। आपने सुना भेड़िए ने, गुलदार ने किसी गाड़ी वाले को पकड़ लिया? नहीं पकड़ता ना। क्यों नहीं पकड़ता? कि वो बड़े बड़ी गाड़ियों वाले अपनी गाड़ी से निकलते हैं, साइकिल से, पैदल से, मोटरसाइकिल पे कौन निकलता है? आपके मेरे परिवार का व्यक्ति, किसान मजदूर निकलता है ना, उनके बच्चे बच्चियां। तो जब ये निकलते हैं तो गुलदार इनको उठा ले जाता है, इनके मार देता है। आपको जान का अचरज होगा, महाराष्ट्र में अगर कहीं गुलदार हमला कर दे, कोई वन्यजीवी हमला कर दे और किसी की जान चली जाए तो 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलता। कितने लाख का? 20 लाख का। और उत्तर प्रदेश में कितने लाख का मिलता है? 5 लाख का। कितने लाख का? 5 लाख का। वहां भी डबल इंजन की सरकार, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार। और 2023 में केंद्र की सरकार ने 5 लाख की राशि बढ़ा के 10 लाख कर दी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने, ढोंगी सरकार ने 5 लाख रुपए से 1 पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि दूसरी जगह पे 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको पता है गुलदार किसी अमीर को, किसी नेता, किसी पैसे वाले को नहीं ले जाता, उसके बच्चों को नहीं मारता, गरीबों को, किसानों, मजदूरों के बच्चों को मारता तो मारने दो। इनकी जान की कीमत सरकार की नजर में 5 लाख रुपए। प्यारे साथियों, ये भेदभाव इस सरकार में हमारे और आपके साथ हो रहा है। अभी मैंने 3 दिन पहले जिनको रास डीलर कहते हैं उन भाइयों की आवाज उठाई। महाराष्ट्र में
₹3.25 करीब उनको जो है लाभांश कमीशन मिलता है। उत्तर प्रदेश में 90 पैसे मिलता है। जब 90 पैसे मिलता है, कई जगह पे देखा गया कि मजबूरी में वो कुछ राशन में से कटौती करते हैं। जो राशन मिल रहा है, मैंने मांग उठाई कि उनको 90 पैसे की जगह ₹3 लाभांश कमीशन मिले, जिससे वो जो अनाज ऊपर से आ रहा पूरा का पूरा अनाज गरीबों के घरों तक पहुंच सके, उनके बच्चों के पेट तक पहुंच सके। प्यारे साथियों, किसानों की बिजली का बिल माफ हो 2022 में सरकार ने वादा किया था। बिजली का बिल माफ करेंगे, उनका कर्ज माफ करेंगे। अभी 5-6 दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठाई कि आप कह रहे थे बिजली का बिल माफ करेंगे, आप कह रहे थे हम उनका जो है आमदनी दोगुनी कर देंगे, आप कह रहे थे कर्ज माफ करेंगे। ना तो बिजली का बिल माफ हुआ, ना कर्ज माफ हुआ, ना उनकी आमदनी दुगनी हुई। और तो और मैंने वो वीडियो जरूर देखी है जब लखीमपुर खीरी में किसान लाइन लगा के जाते हैं और सुबह से 4 बजे से लग जाते हैं यूरिया और डीएपी के लिए, और पुलिस उनको लाठी बजा बजा के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ पैर तोड़ने का काम करती है। वो वीडियो जरूर मैंने अपनी आंखों से देखी। ये सरकार है जो कहती है किसान के देशी। प्यारे साथियों, अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूं और छात्र राजनीति की इंपोर्टेंस को समझता हूं, हमने पार्लियामेंट में ये लेटर लिख के दिया था मिनिस्टर को कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के अलावा विद्यालयों में शासन चुनाव नहीं हो रहे हैं। नेता का बेटा नेता बन रहा है, एमएलए का बेटा एमएलए बन रहा है, एमपी का बेटा एमपी बन रहा है, चेयरमैन का बेटा चेयरमैन बन रहा है, गरीब का बेटा झंडा उठा रहा है। हमने कहा कि शासन चुनाव बहाल होने चाहिए। जो गरीब प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों की वो विद्यालय से सीख के आएंगी, और जब सीख के आएंगी तो एमपी एमएलए बन के चेयरमैन बन के अपने लोगों को अपने क्षेत्र के हालात को बदलने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को, चाहे वो गरीब परिवारों में क्यों ना हो, उन तमाम नौजवानों को मौका देगी जिनके अंदर लड़ने की क्षमता है। लोकसभा और विधानसभा में वो जाए और अपने क्षेत्र की समस्या का हल विधानसभा लोकसभा में जाकर करने का काम करें। नौजवानों को पर्याप्त हिस्सेदारी आजाद समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में देगी। मेरी बात को आप याद रखें। ये ऐसा राम राज्य का सरकार चल रहा है कि यहाँ निर्दोष जेलों में हैं और जिनको बलात्कार के आरोप में सजा हो गई है, वो मंदिरों में जाके उनकी पूजा हो रही है। अगर आपको भरोसा नहीं तो कुछ दिन पहले का अखबार देख लो। एक जिनको जो सच कहते थे उनको बलात्कार के आरोप में सजा हुई, और वो अयोध्या में जाके उनका जो है उनकी पूजा हो रही है। मुझे देख के बड़ी घृणा आती है कि बेटियों की रक्षा करने वाले की पकड़ने की बात करने वाली सरकार बेटियों के बलात्कारियों को सम्मान देने का काम करे। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ऐसा हमने कहीं और भी देखा था। शेरवाल भाई को याद होगा, हमने गुजरात में भी साहबानों को उसमें देखा, जिन्होंने साहबानों के साथ जुन जाति अत्याचार किया, उसकी अस्मत को लूटने का काम किया, उनके गले में मालाएं पहनाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इनके लोगों ने किया। ये है इनका चरित्र। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, आज नहीं तो कल, चाहे लूट पिट के, चाहे रोज होके, तब मेरी बात को मान लेना, या फिर आने वाले 7, 8, 9 महीने के लिए मेरी बात को मान के संघर्ष कर लो। एक रास्ता चुन लो। आपकी किस्मत, आपका जीवन, आपका भविष्य आपके हाथों में, किसी और के हाथों में नहीं। राजकाज बना लोगे तो राजकाज बनते ही जितना बैकलॉग बकाया है, सारे बैकलॉग को पहली कैबिनेट में पूरा करने के लिए जो है प्रस्ताव आके पक्की नौकरियां नौजवानों को देने का काम करेंगे। मेरी बात, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हों या किसी और भर्ती के, जिनके साथ अन्याय हो उनके साथ ऐतिहासिक न्याय करने का काम करेंगे। तहसील स्तर पर आईएएस, पीसीएस और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेंटर स्थापित करेंगे निःशुल्क, जहां गरीबों के बच्चों को अच्छी कोचिंग मिल जाए। प्यारे साथियों, नगर पालिका स्तर पर
हाईटेक लाइब्रेरी बनाकर स्थानीय बच्चों को बहुत कम पैसे में परीक्षा की तैयारी करने का अवसर देंगे। आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, सहायिकाएं, तमाम बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम करेंगे और जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता 25,000 रुपए का वेतन उनको दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात का ध्यान रखें। प्यारे साथियों, संविदा व्यवस्था समाप्त करेंगे और कर्मचारियों को नियमित करेंगे और जितने भी डिपार्टमेंट में संविदा पे और आउटसोर्सिंग पे लोग लगे उनको पक्के करने का काम करेंगे और कम से कम 25,000 रुपए का वेतन देने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा दिलाने का काम करेंगे। सहायता प्रताप प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा पुनः बहाल की जाएगी। खेलकूद से जुड़ी योजनाओं में को नगर पंचायत में ब्लॉक स्तर पर लागू करेंगे। मैनुअल सफाई समाप्त कर नगर पंचायत और ब्लॉक स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे मशीन आधारित व्यवस्था लागू करेंगे। साथ ही सुरक्षा उपकरण, नियमित वेतन, दुर्घटना बीमा और कैशलेस इलाज की सुविधा भी देंगे। संविदा लाइनमैन, कई मैंने मामले देख लिए कि लगातार लाइनमैनों की जान जा रही है। उन लाइनमैनों को पक्की नौकरी दी जाएगी और दुर्घटना होने पे बीमा व कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। रेहड़ी और पटरी वालों को, छोटे व्यापारियों को वेंडिंग जोन बनाकर सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे। वन टाइम टैक्स प्रणाली में संशोधन कर पुराने वाहनों को राहत दी जाएगी। नर्सरी व्यवसाय को आसान ऋण और मुफ्त बिजली और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। स्मार्ट मीटर की समस्या का समाधान किया जाएगा और कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। कितनी यूनिट? पहले आता था 300-400 का बिल, अब कितना आता है? कितना आता है? 2000। अब आता है 3, 4, 5 हजार रुपए का। जैसे उत्तर प्रदेश में बिजली सोने के तारों में आ रही हो, पुराना बिजली का बिल माफ किया जाएगा और बिजली का रेट हाफ किया जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। प्यारे साथियों, एक बार फिर बोल रहा हूं, इस बार संघर्ष कर लो। गिरेगा नहीं कैमरा, आप सुरक्षित रहेगा। तो अगले साल जब बाबा साहब अम्बेडकर की मैं यही रहूंगा। आपके मसीहा की जयंती आएगी, अभी थोड़ी देर जब प्रोग्राम जब खत्म होगा तो हम आगे जाएंगे। परमिशन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत सम्मान से मनाने का मौका मिलेगा अगर आपने अब आने वाले 9 महीने संघर्ष कर लिया। लिख के रख लो, अगले 5 साल में जो मैंने बात कही है पॉइंट टू पॉइंट चेक कर लेना, एक एक बात पूरी करेंगे। और ये जो समस्या है अभी आपके आज जंगली जानवरों की, इसको पूर्णतया खत्म कराने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, ओबीसी को उप कोटे के बिना महिला आरक्षण लागू करना कोई ऐतिहासिक प्रगति नहीं है, बिल्कुल सामाजिक न्याय की अवधारणा पे गंभीर अन्याय है। प्यारे साथियों, हालात कैसी है? हालात ऐसी है कि चंद्रशेखर सरोज को दिन में पीटा और रात को उसके घर में आग लगा दी और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फतेहपुर सीकरी में हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर उर्स के दौरान गंदगी फैली हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। शाहजहांपुर जिले में कुआया थाने में हमारे पाल समाज के बुजुर्ग को जातिवादियों द्वारा अमानवीय व्यवहार करके मुर्गा बना के अपमानित किया गया। और पीलीभीत में मूसेपुर पंचायत में जयसिंह जो वृद्ध गौरक्षण केंद्र में 2 दिन तक पशुओं के साथ तड़पा कर मार दिया गया। कोई कहने वाला नहीं है। जो सरकार कहती है हम गोरक्षकों की सरकार है, यही पीलीभीत में गोवंश बन गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बता रहा हूं मेरे लोग
आप अखबार उठा के देखना, क्या हुआ? पूछो रे। आपको पूरे प्रदेश में ये 100 तार खींचे। यहाँ मार दिया, यहाँ जला दिया, यहाँ सता दिया, यहाँ रेप हो गया, क्या होगी? इस सरकार में कोई गरीब दलित पिछड़ा मुसलमान आराम से नहीं जी पाता। मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, आपने सबको जुआ के देखा, सबको ताकत दी है। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं इनकाउंटर हो रहा है। और बीजेपी के एक विधायक जी कह रहे थे, मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, देवेंद्र सिंह जी, वो कह रहे थे 90% इनकाउंटर झूठे करवा रही है सरकार और अधिकारी अपने नेताओं को खुश करने के लिए करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गुंडागर्दी की सरकार का इलाज ये नीले झंडे वाले ही करेंगे। मेरी बात आज मस्जिदों पे, मदरसों पे, खानकाहों पे जिस तरह का हमला हो रहा है, धार्मिक आजादी को जिस तरह कुचला जा रहा है, ये सब आपके और मेरे सामने है। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई आवाज उठाता है, आपके नेता आजम खान देखो जेल में सड़ रहे हैं। आपके और नेताओं का क्या हाल किया है। ये अपने नेताओं की रक्षा नहीं कर सकते, आपकी मेरी रक्षा क्या करेंगे? इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डर कर वोट मत करो, खुलकर वोट करो, अपनी हिस्सेदारी के साथ वोट करो, स्वाभिमान सम्मान के साथ वोट करो, आजाद समाज पार्टी का दामन थानो और सम्मान, स्वाभिमान सम्मान के साथ अपनी वोट के अधिकार के साथ आगे बढ़ो। अगर आप डर कर वोट करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। फिर मत कहना कि आओ चंद्रशेखर भाई हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। क्यों? क्योंकि और तो कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं। आप चेक करके देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, अल्पसंख्यक आयोग ने पिछले 11 साल में एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की, एक भी रिपोर्ट। और इतने नेता किसी ने सवाल नहीं किया कि फिर ये आयोग कर क्या रहा है। अगर ये एक भी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा, फिर ये नेता कर क्या रहे हैं, फिर ये आयोग कर क्या रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने तो पॉलिसी बनाई है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे कि जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को भी छोड़ के अमीर भी अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखें।